पिछले मॉड्यूल में क्या सीखा था? हमने यह सीखा था कि हमारे भोजन में विविध प्रकार के पोषक यानी कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वे कौन से होते हैं? तो वे होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इनके अलावा हमारे भोजन में डाइटरी फाइबर्स और पानी की भी आवश्यकता होती है। फिर हमने 3 प्रकार के टेस्ट सीखे। पहला था टेस्ट फॉर स्टार्च, जिससे हमें पता चला कि हमें दी हुई भोजन सामग्री में स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं। उसके बाद हमने प्रोटीन्स के लिए टेस्ट किया था। प्रोटीन के टेस्ट में हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन और कॉस्टिक सोडा यूज किया था। फिर हमने देखा टेस्ट फॉर फैट्स। टेस्ट फॉर फैट्स हमने कैसे किया था? तो हमने एक कागज में दी हुई सामग्री को रखकर उस कागज को फोल्ड कर उस सामग्री को मसल दिया था, जिससे हमें कागज पर तेल मिला था। फिर हमने पेज नंबर 10 का टेबल 2.2 भी खत्म किया था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 11, 2.2। What do various nutrients do for our body? Carbohydrates mainly provide energy to our body. Fats also give us energy. In fact, fats give much more energy as compared to the same amount of carbohydrates. Foods containing fats and carbohydrates are also called energy-giving foods. Figure 2.3 and Figure 2.4. तो दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स इन दोनों से हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है, हमारे बॉडी को ताकत मिलती है। लेकिन अब जितना कार्बोहाइड्रेट ले और जितना फैट ले, हमें सबसे ज्यादा एनर्जी फैट से मिलती है। समझो आपने दिन में 50 ग्राम फैट खाया और 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाया, तो आपने जो 50 ग्राम फैट खाया है उससे आपको ज्यादा एनर्जी मिलेगी एज कंपेयर टू द 50 ग्राम वाला कार्बोहाइड्रेट्स। ऐसे खाद्य पदार्थ जिसमें फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उन्हें एनर्जी गिविंग फूड्स कहा जाता है, यानी कि ऐसे खाद्य पदार्थ जिससे हमें शक्ति मिले, हमारे शरीर को ताकत मिले। यहाँ फिगर 2.3 में कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत बताए गए हैं। तो बच्चों, हमें कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से मिलता है? तो चलिए फिगर में देखते हैं। यहाँ है बाजरा, चावल, गेहूं, शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, आम और मक्के। हमें इन सारी चीजों से कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। फिगर 2.4 में हमें वह चीजें बताई गई हैं जिनसे हमें फैट्स मिलते हैं। तो दोस्तों, फैट्स 2 प्रकार के होते हैं। एक जो हमें पौधों से मिलते हैं, पौधे या पौधों से उत्पादन की हुई चीजों से मिलते हैं, और दूसरे होते हैं जो हमें जानवरों से मिलते हैं। तो फिगर 2.4 का जो ए पार्ट है वहां हमें ऐसे सोर्सेस दिखाए गए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के वह स्रोत है जो हमें प्लांट से मिलते हैं। तो उसमें सबसे पहला है ग्राउंडनट्स यानी कि मूंगफली। बच्चों, मूंगफली का तेल फैट होता है। मूंगफली का तेल, फिर नारियल तेल, सोयाबीन ऑयल और राई का तेल। फिगर बी में अगर आप देखेंगे तो वहां है मछली, मीट और अंडे, और उसके अलावा हमें गाय भैंसों के दूध से मिलने वाली चीजें में भी फैट्स होता है, जैसे कि घी, बटर, मक्खन वगैरह। Proteins are needed for the growth and repair of our body. Foods containing proteins are often called body building foods. प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। अगर आप प्रोटीन ज्यादा मात्रा में खाते हैं तो आपकी हाइट काफी जल्दी बढ़ने लगती है और आपके मसल्स भी अच्छे बन जाते हैं। Vitamins help in protecting our body against diseases. Vitamins also help in keeping our eyes, bones, teeth and gums healthy. दोस्तों, विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। विटामिन हमारी आंख, हमारी हड्डियां, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। Vitamins are of different kinds, known by different names.
Some of these are vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E and K. There is also a group of vitamins called vitamin B complex. Our body needs all types of vitamins in small quantities. Vitamin A keeps our skin and eyes healthy. Vitamin C helps body to fight against many diseases. Vitamin D helps our body to use calcium for bones and teeth. Foods that are rich in different vitamins are shown in figure 2.6 and figure 2.9. विटामिन्स कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। एक रिक्वायर्ड मेजरमेंट होता है जिस मात्रा में हमारे शरीर को विटामिन की जरूरत होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है। यदि आप विटामिन ए अल्प मात्रा में लें तो आपकी आंखें स्वस्थ रहती है, आपको कभी भी चश्मे नहीं लगेंगे और आपकी त्वचा भी स्वस्थ रहेगी। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। यदि आपको कभी सर्दी, खांसी या बुखार है तो विटामिन सी अल्प मात्रा में लेने से आप ठीक हो सकते हैं। विटामिन डी हमारी हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यदि हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में विटामिन डी सही मात्रा में है तो हमारे बॉडी में कैल्शियम अच्छे से बन सकता है। यहाँ फिगर नंबर 2.6 और फिगर नंबर 2.9 में विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन दिखाए गए हैं, तो आइए उन पर एक नजर डालते हैं। फिगर 2.6 सम सोर्सेस ऑफ विटामिन ए। यहाँ विटामिन ए के स्रोत दिखाए गए हैं, तो वे क्या है? पपाया, गाजर, आम, दूध और फिश ऑयल। फिगर 2.9 सम सोर्सेस ऑफ विटामिन डी। यहाँ विटामिन डी के स्रोत दिखाए गए हैं, वो है दूध, मक्खन, अंडे और मछलियाँ। Minerals are needed by our body in small amounts. Each one is essential for proper growth of body and to maintain good health. Some sources of different minerals are shown in figure 2.10. हमारे शरीर को मिनरल्स की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक मिनरल आवश्यक है। विभिन्न मिनरल के कुछ स्रोतों को फिगर 2.10 में दिखाया गया है, तो अब हम नजर डालेंगे फिगर नंबर 2.10 पर। यहाँ सबसे पहले दिखाया है सोर्सेस ऑफ आयोडीन, यानी आयोडीन के कुछ स्रोत। उनमें से एक है अदरक। फिर आता है फास्फोरस के कुछ स्रोत। तो दोस्तों, हमें दूध, केले आदि वस्तुओं से फास्फोरस मिलता है। फिर आता है लोह के कुछ स्रोत, आयरन के सोर्सेस। उसमें आते हैं कुछ फल और हरी सब्जियां। कैल्शियम के कुछ स्रोत दिखाए गए हैं। कैल्शियम के सोर्सेस में आता है दूध और अंडे। पेज नंबर 13 के लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पर कुछ लिखा हुआ है। Our body also prepares vitamin D in the presence of sunlight. Nowadays, insufficient exposure to sunlight is causing vitamin D deficiency in many people. हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। हमने पढ़ा है कि विटामिन डी से हमारे शरीर में कैल्शियम बनता है। तो अगर आप अल्प मात्रा में सूरज की रोशनी नहीं लेते तब आपके शरीर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है, जिससे आपको कैल्शियम की भी डेफिशिएंसी होगी और आपकी हड्डियां और आपके दांत कमजोर पड़ जाएंगे। Most food items usually have more than one nutrient. You may have noticed this while recording your observations in table 2.2. However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in others. For example,
Rice has more carbohydrates than other nutrients. Thus, we say that rice is a carbohydrate-rich source of food. ज्यादातर खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं, एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं। आपने भी टेबल 2.2 में जवाब भरते टाइम यह देखा होगा कि कुछ कुछ सामग्रियों में एक से अधिक पोषक प्रेजेंट थे। फिर भी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों के अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध है। तुअर दाल में भी 3 प्रकार के पोषक होते हैं, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है। Besides these nutrients, our body needs dietary fibers and water. Dietary fibers are also known as roughage. Roughage is mainly provided by plant products in our foods. Whole grains and pulses, potatoes, fresh fruits and vegetables are main sources of roughage. Roughage does not provide any nutrient to our body, but is an essential component of our food and adds to its bulk. This helps our body get rid of undigested food. इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में डाइटरी फाइबर्स और जल की आवश्यकता होती है। आहारी रेशों को रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। रुक्षांश यानी रफेज। हमारे खाने में डाइटरी फाइबर्स की पूर्ति मुख्य रूप से पादप उत्पादों से होती है, यानी कि पौधों से मिली हुई चीजों से हमें फाइबर्स मिलते हैं। डाइटरी फाइबर्स के मुख्य स्रोत होते हैं अनाज, आलू, ताजे फल और सब्जियां। रफेज या डाइटरी फाइबर्स से हमारे शरीर को पोषण नहीं मिलता, उनमें कोई भी प्रकार के पोषक नहीं होते, मगर फिर भी रफेज हमारे आहार का एक इम्पॉर्टेंट भाग होता है। डाइटरी फाइबर्स की वजह से हमें हमारा भोजन भारी लगता है। हम अगर थोड़ा खाना खाएं लेकिन ज्यादा फाइबर वाला खाना खाएं तो हमारी भूख जल्दी मिट जाती है। यह डाइटरी फाइबर्स हमारी सहायता करता है पचे हुए खाने को शरीर से निकालने में। पेज नंबर 14। Water helps our body to absorb nutrients from food. It also helps in throwing out some waste from body as urine and sweat. Normally, we get most of the water that our body needs from the liquids we drink, such as water, milk and tea. In addition, we add water to most cooked foods. Let's see if there is any other source which provides water to our body. पानी भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अनवांटेड पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करते हैं। हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध, चाय वगैरह। इन सब से भी हमारे शरीर को पानी मिलता है। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी हम पानी का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, क्या कोई अन्य स्रोत है जिससे हमारे शरीर को जल मिलता है? आइए देखते हैं। एक्टिविटी 3। टेक अ टोमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन, कट इट इनटू स्मॉल पीसेस। डू योर हैंड्स गेट वेट while doing so? Carefully observe whenever vegetables and fruits are being cut, peeled, grated or mashed at your home. Do you find any fresh vegetables or fruits that do not contain some amount of water? We see that many food materials themselves contain water. To some extent, our body needs are met by this water. Apart from this, we also add water while cooking many food items. तो चलिए अब हम ये एक्टिविटी करके देखते हैं। बच्चों, क्या आपने कभी घर पर टमाटर काटे हैं या फिर नींबू? जब आप टमाटर या नींबू काटते हैं तब आपने देखा होगा
कि आपके हाथ गीले हो जाते हैं और यदि आप ज्यादा मात्रा में टमाटर काटें तो आपकी उंगलियां सिकुड़ जाती हैं, उंगलियों के ऊपर की चमड़ी सिकुड़ जाती है। इसका यह मतलब है कि हमारी उंगलियों को ज्यादा मात्रा में पानी मिला है, जिसकी वजह से वह फूल गई है। जब भी आपके घर में कुछ सब्जियां काटी जा रही हैं, तब ध्यान से देखिए, क्या उनमें से कुछ पानी निकलता है? क्या आपने कभी कोई ऐसी सब्जियां देखी हैं जिनमें से पानी नहीं निकलता हो? हमारे घर जो पत्ता गोभी आती है उसमें भी पानी होता है। जब आप उसे काटो तब उसमें से पानी नहीं निकलता, लेकिन यदि आप काटी हुई पत्ता गोभी में नमक डालें तो थोड़ी देर बाद आपको दिखेगा कि उसमें पानी निकल रहा है। हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 14, 2.3 बैलेंस्ड डाइट। The food we normally eat in a day is our diet. For growth and maintenance of good health, our diet should have all the nutrients that our body needs in right quantities. Not too much of one and not too little of the other. The diet should also contain a good amount of roughage and water. Such a diet is called a balanced diet. सामान्य रूप से पूरे दिन में हम जो कुछ भी खाते हैं उसे हमारा आहार कहा जाता है, उसे हमारा डाइट कहा जाता है। हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए, हमारे शरीर की वृद्धि के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम हो। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में, एग्जैक्ट क्वांटिटी में वृक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार यानी बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? डू यू ऑल्सो थिंक दैट व्हाट वी नीड फॉर अ बैलेंस्ड डाइट वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू? दोस्तों, क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारे बैलेंस्ड डाइट, हमारे संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करते हैं? यह जानने के लिए प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ व्हाटएवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक. Check whether all the nutrients mentioned are present in one or the other food items being eaten within a day or so. तो आप बनाएंगे एक चार्ट एक हफ्ते के लिए और उसमें आप लिखेंगे कि आपने कौन सी चीजें खाई है आपके आहार में, और आप यह भी लिखेंगे कि उनसे आपको कौन से पोषक मिले हैं। फिर देखिए कि हमने यहाँ जितने भी पोषक पढ़े हैं वह आपके भोजन में रोज आते हैं या नहीं। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, मूंग एंड बंगाल ग्राम, fermented foods, South Indian foods such as idlis, a combination of flours, missi roti, thepla made from cereals and pulses, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such foods provide many nutrients. Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food materials. अलग अलग प्रकार की दाल, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज जैसे कि मूंग और चना, किण्वित भोजन यानी कि जो फर्मेंटेड फूड होता है जैसे कि आपके इडली, डोसा वगैरह, आटे के मिश्रण से बनी हुई चीजें जैसे कि मिस्सी रोटी या फिर अनाज और दालों से बना थेपला, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक हमें उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। आपको ज्यादा मेहनत किए बिना बैलेंस्ड डाइट, अल्प आहार मिल सकता है। Eating the right kind of food is not enough. It should also be cooked properly so that its nutrients are not lost.
Are you aware that some nutrients get lost in the process of cooking and preparations? उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है बच्चों, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट ना हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक नष्ट हो जाते हैं? If the vegetables and fruits are washed after cutting or peeling them, it may result in the loss of some vitamins. The skins of many vegetables and fruits contain vitamins and minerals. Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. यदि छिलका उतार कर सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह पॉसिबल है, यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण मिनरल्स होते हैं। हम में से बहुत लोगों को फल उनके छिलके के साथ खाने अच्छे नहीं लगते, जैसे कि कुछ बच्चों को सेब भी छिलका निकाल कर चाहिए, लेकिन बच्चों उसके छिलके में बहुत प्रकार के पोषक मिलते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। हमें चावल और दालों को अच्छे से धोना चाहिए, लेकिन इतनी दफा नहीं कि उनमें पाए जाने वाले पोषक नष्ट हो जाए, धुल जाए। We all know that cooking improves the taste of our food and makes it easier to digest. At the same time, cooking also results in the loss of certain nutrients. Many useful proteins and considerable amounts of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away. तो हम सबको पता है कि किसी भी वस्तु को पकाने से उसका स्वाद बेहतर हो जाता है, लेकिन पकाने से कभी कभार उसमें पाए जाने वाले पोषक धुल जाते हैं। अगर आप कुछ पकाने या उबालने में अधिक मात्रा में पानी लेते हैं तो उस सब्जी के सारे पोषक उस पानी में घुल जाते हैं और फिर आप पानी फेंक देते हैं, जिसके साथ पोषक भी फेंके जाते हैं। विटामिन सी gets easily destroyed by heat during cooking. Would it not be sensible to include some fruits and raw vegetables in our diet? जब पकाते समय विटामिन सी को गर्म किया जाता है, जब उसे हीट मिलती है तब वो नष्ट हो जाता है। इसलिए हम अधिकतर विटामिन सी वाली चीजें खाने में तब डालते हैं जब वे ठंडी हो जाती हैं। तो अब मुझे एक बात बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि हमें हमारे आहार में कुछ कच्ची सब्जियां और कुछ फलों को भी ऐड कर देना चाहिए? कुछ कच्ची सब्जियों और फलों में ज्यादा मात्रा में पोषक और डाइटरी फाइबर्स हमें मिलते हैं, इसलिए हमारे आहार में कच्ची सब्जियां और फल को भी हमें शामिल करना चाहिए। तो हमने अब तक सीखा कि हमारे आहार में विभिन्न प्रकार के पोषक होते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स। फिर हमने देखा कि अल्प आहार यानी बैलेंस्ड डाइट क्या होता है। हमने देखे विटामिन्स के प्रकार। तो अब आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल में। तब तक के लिए अलविदा।